जय हिंद बच्चों। तो हम आपके अर्धवार्षिक परीक्षा 2024-25 का विशेष सामान्य हिंदी का कक्षा 12 का प्रश्न पत्र लेकर आए हैं। ये प्रश्न पत्र आपकी किसी साथी ने भेजा है, तो हम इसको पूरा सॉल्व करने वाले हैं, देखने वाले हैं कैसे आपके हाफ ईड एग्जाम में क्वेश्चंस आएंगे। ठीक है। और अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को शेयर अपने दोस्तों में करना ना भूलिएगा, साथ में वीडियो को भी लाइक कर दीजिएगा। अगर आप हाफ ईयरली एग्जाम देने जा रहे हैं और कक्षा 12 में है, हिंदी का प्रश्न पत्र आपका होने वाला है, तो ये प्रश्न पत्र आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। तो इन सभी प्रश्नों को एक बार एग्जाम से पहले जरूर देखकर जाइएगा। सबसे पहला क्वेश्चन है, सरस्वती पत्रिका के संपादक हैं। क्या प्रश्न है? प्रश्न है, सरस्वती पत्रिका के संपादक हैं। ऑप्शंस दिए गए थे, आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी, श्याम सुंदर दास, जयशंकर प्रसाद, हरदेव बिहारी। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा महावीर प्रसाद द्विवेदी। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर फर्स्ट करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, सरदार पूर्ण सिंह किस युग के लेखक हैं? तो सरदार पूर्ण सिंह किस युग के लेखक हैं? यहाँ पर है भारतेंदु युग, द्विवेदी युग, छायावादी युग, प्रगतिवादी युग। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा द्विवेदी युग। सरदार पूर्ण सिंह किस युग के लेखक हैं? द्विवेदी युग के लेखक हैं। नेक्स्ट है, स्कंदगुप्त नाटक के लेखक हैं। तो स्कंदगुप्त नाटक के लेखक हैं जयशंकर प्रसाद, प्रेमचंद, लक्ष्मीनारायण मिश्र, धर्मवीर भारती। तो स्कंदगुप्त नाटक के लेखक कौन है? तो इस नाटक के लेखक हैं जयशंकर प्रसाद। ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका थर्ड वाला करेक्ट हो जाएगा, जयशंकर प्रसाद। नेक्स्ट है, मैला आंचल किसका उपन्यास है? तो मैला आंचल किसका उपन्यास है? वृंदावन लाल वर्मा का है, भगवती चरण वर्मा का है, फणीश्वरनाथ रेणु का है, मुंशी प्रेमचंद का है। तो मैला आंचल किसका उपन्यास है? तो मैला आंचल फणीश्वरनाथ रेणु का उपन्यास है। ऑप्शन नंबर थर्ड यहाँ पे आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, बाण भट्ट की आत्मकथा के लेखक हैं। तो बाण भट्ट की आत्मकथा के लेखक हैं डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी, आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी, रामचंद्र शुक्ल, प्रोजी सुंदर रेड्डी। तो बाण भट्ट की आत्मकथा के लेखक हैं डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी। कौन है? आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका फर्स्ट वाला करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, विनय पत्रिका किस भाषा की कृति है? तो विनय पत्रिका किस भाषा की कृति है? अवधी, ब्रजभाषा, खड़ी बोली, भोजपुरी। तो विनय पत्रिका किस भाषा की कृति है? तो विनय पत्रिका जो है ब्रज भाषा की कृति है। किस भाषा की कृति है? ब्रज भाषा की कृति है। इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट क्या कह रहा है? हिंदी साहित्य के किस काल को स्वर्ण युग कहा जाता है? आदिकाल को, भक्ति काल को, रीति काल को, आधुनिक काल को। तो हिंदी के साहित्य के किस काल को स्वर्ण युग कहा जाता है? तो भक्ति काल को स्वर्ण युग कहा जाता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर आपका सेकंड यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, मैथिली स्वर्णगुप्त किस युग के कवि हैं? तो मैथिली स्वर्णगुप्त किस युग के कवि हैं? भारतेंदु युग, छायावादी युग, द्विवेदी युग, शुक्ल युग। तो मैथिली स्वर्णगुप्त जो है वो द्विवेदी युग के लेखक हैं। किस युग के लेखक हैं? द्विवेदी युग के लेखक हैं, कवि हैं। निम्न में से कौन खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य है? तो कौन खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य है? ऑप्शन दिए गए थे, साकेत, प्रिय प्रवास, कामायनी, वैदेही वनवास। तो राइट आंसर यहाँ पर आपका हो जाएगा सेकंड वाला, प्रिय प्रवास। क्या हो जाएगा? प्रिय प्रवास। नेक्स्ट है, हिंदी का प्रथम महाकाव्य माना जाता है। तो हिंदी का प्रथम महाकाव्य माना जाता है पद्मावत। क्या है? पद्मावत, रामचरितमानस, साकेत, पृथ्वीराज रासो। तो हिंदी का प्रथम महाकाव्य माना जाता है, तो क्या माना जाता है? ये माना जाता है पृथ्वीराज रासो। इसको माना जाता है पृथ्वीराज रासो। ऑप्शन नंबर आपका फोर्थ यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, दिए गए गद्यांश पर आधारित निम्न के प्रश्नों के उत्तर दीजिए। विज्ञान की प्रगति के कारण नई चीजों का निरंतर आविष्कार होता रहता है। जब कभी नया आविष्कार होता है उसे एक नई संज्ञा दी जाती है। जिस देश में उसकी सृष्टि की जाती है वह उस देश का आविष्कार के नामकरण के लिए नया शब्द बनाता है। वही शब्द प्रायः अन्य देशों में बिना परिवर्तन के वैसे ही प्रयुक्त किया जाता है। यदि हर देश उस चीज के लिए अपना 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 अलग नाम देता रहेगा तो उस चीज को समझने में ही दिक्कत होगी, जैसे रेडियो, टेलीविजन, स्पुतनिक। तो यहाँ पर ऊपर गद्यांश के पाठ और लेखक का नाम लिखिए। तो पाठ का नाम क्या है? पाठ का नाम है भाषा और आधुनिकता। क्या है? भाषा और आधुनिकता। ठीक है। और इसके लेखक हैं प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी। कौन है? प्रोजी सुंदर रेड्डी। कौन है?
प्रोजी सुंदर रेड्डी। ठीक है। रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। तो यहाँ पर रेखांकित अंश यहाँ पे कर दी गई है। रेखांश की आपको व्याख्या करनी है। कौन सा देश किस आविष्कृत चीज के नामकरण के लिए नया शब्द देता है? जो आविष्कार करता है। हर देश आविष्कृत चीजों को अपना अपना अलग नाम देता रहेगा, तो क्या होगा? नए चीजों के आविष्कार होने का क्या कारण है? इसके बाद दिए गए पद्यांश पर आधारित निम्न के प्रश्नों के उत्तर लिखिए। तो यहाँ पर देखिए आपको एक पद्यांश दिया जाता है, पद्यांश पर आधारित आपको प्रश्न को उत्तर देने। तुम्हारा ही निष्ठुर परिवर्तन, तुम्हारा ही तांडव नर्तन, विश्व का करुण विवर्तन, तुम्हारा ही नयोन निर्मीलन और निखिल उत्थान पतन, अहे वासुकी सहस्त्रफन, लक्ष्य अलक्षित चरण तुम्हारे चिन्ह निरंतर। तो इस तरह आपको जो है पूरा एक पद्यांश दिया गया। ठीक है। पूरे पद्यांश को आपको क्या करना है? अच्छे से पढ़ना है। इसके बाद है उपर्युक्त पद्यांश के शीर्षक और कवि का नाम लिखिए। ठीक है। तो इसका जो शीर्षक है वो है परिवर्तन। शीर्षक क्या है? शीर्षक है आपका परिवर्तन। और इसके जो कवि हैं वो है सुमित्रानंदन पंत। कौन है? सुमित्रानंदन पंत है। कौन है? सुमित्रानंदन पंत। ठीक है। शीर्षक का नाम परिवर्तन और इसके कवि है सुमित्रानंदन पंत। इसके बाद नीचे दिए गए प्रश्नों के आपको उत्तर देने हैं। रेखांकित अंश की व्याख्या। कवि ने निष्ठुर किसे कहा है? नित्य नित्य प्रति होने वाले परिवर्तन किसके समान दृष्टिगोचर नहीं होते? कवि ने मृत्यु को क्या बताया है? इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 5। निम्नलिखित में से किसी एक लेखक का साहित्यिक परिचय देते हुए उनकी प्रमुख कृतियों का उल्लेख। अधिकतम सीमा शब्द 80। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, वासुदेव शरण अग्रवाल, हरिशंकर परसाई। तो तीनों में से किसी एक लेखक का आपको साहित्यिक परिचय देते हुए उनकी प्रमुख कृतियों का उल्लेख करना। यह आपको 5 नंबर में मिलेगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किसी एक कवि का साहित्यिक परिचय देते हुए उनकी प्रमुख कृतियों का उल्लेख कीजिए। अधिकतम शब्द सीमा 80 शब्द। ठीक है। यहाँ पर आपको कवियों के नाम दिए गए हैं। मैथिली षडगोप्त, जयशंकर प्रसाद, सुमित्रानंदन पंत। तो तीनों में से किसी एक कवि का आपको जीवन परिचय लिखना है। इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 6। पंचलाइट अथवा बहादुर की कथा वस्तु का सार लिखिए। क्वेश्चन नंबर 7 है श्रवण कुमार खंड काव्य के आधार पर श्रवण कुमार का चरित्र चित्रण कीजिए अथवा श्रवण कुमार खंड काव्य की कथा अपने शब्दों में लिखिए। ठीक है। तो यहाँ पर आप जो है दोनों अथवा में से कोई एक यहाँ पे आपको करना है। इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या कहा गया है? निम्नलिखित संस्कृत गद्यांश का ससंदर्भ हिंदी में अनुवाद कीजिए। यानी कि एक आपको संस्कृत गद्यांश दिया जाएगा, उसको ससंदर्भ यानी संदर्भ सहित आपको हिंदी में अनुवाद करना होगा। इसके मिलेंगे आपको 7 नंबर। इसके बाद है कुखा। इसी में निम्नलिखित श्लोक का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद लिखिए। सुखार्थिनी कुतो विद्या कुतो विद्यार्थी सुखम, सुखार्थी व त्यजेत विद्या विद्यार्थी व तेजस सुखम। तो यहाँ पर इस श्लोक का आपको क्या करना है? संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद करना है। आपकी किताब में जो भी सिंपल और छोटे श्लोक हो उनको याद करिए क्योंकि ज्यादातर सिंपल ही आपसे पूछे जाते हैं। क्या होता है? सिंपल, ज्यादातर वो आपसे सिंपल ही पूछेंगे, जो बहुत छोटा होता है, जिससे उन्हें भी लिखने में दिक्कत नहीं होती है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 है निम्नलिखित लोकोक्तियों एवं मुहावरे में किसी एक का अर्थ लिखकर वाक्य में प्रयोग कीजिए। पहला है गागर में सागर भरना। गागर में सागर का मतलब क्या है? थोड़े में बहुत कहना। दाल में कुछ काला होना मतलब कुछ गड़बड़ी होना। 4 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात मतलब कि थोड़े दिन का सुख। क्या है? थोड़े दिन का सुख। ठीक है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9। तो निम्नलिखित गद्यांश को पढ़कर पूछे गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। एक अपठित गद्यांश आपको दिया जाता है, यानी कि आपके सिलेबस में से नहीं होगा, कहीं से भी वो दे देंगे। उसको पढ़कर आपको नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर देने होते हैं। जैसे प्रश्न है जीवन के लिए कौन से साधन महत्वपूर्ण बताए गए हैं। उपर्युक्त गद्यांश का शीर्षक निर्धारित कीजिए। भारत में नारी का महत्वपूर्ण स्थान किस काल में है। तो यहाँ पर नारी का महत्व जो है शीर्षक बन जाएगा। ठीक है। इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 11। निम्नलिखित शब्द युग्मों का सही अर्थ चयन करके लिखिए। ग्रह और ग्रह, तो पहले वाला ग्रह का अर्थ है घर और दूसरे वाले ग्रह का अर्थ है नक्षत्र। तो यहाँ पर घर और नक्षत्र कौन सा ऑप्शन दिख रहा है? तो घर और नक्षत्र ऑप्शन नंबर आपका ए वाला यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, घर और नक्षत्र। इसके बाद है कुल और कुल। क्या है? कुल और कुल। तो कुल का अर्थ है वंश और कुल का अर्थ होता है किनारा। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? पहले वाले देखो कुल का अर्थ होता है वंश, ये तो आपको पता ही होगा, और एक कुल का अर्थ होता है किनारा। क्या होता है? किनारा। ठीक है। तो वंश और किनारा। अगर ऑप्शन देखें तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका जो करेक्ट हो जाएगा वो करेक्ट हो जाएगा थर्ड वाला, वंश और किनारा। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किसी एक शब्द के 2 सही अर्थ लिखिए।
पहला है कनक, पतंग, कनक और पतंग और हंस। ठीक है, तीनों में से आप किसी एक के दो सही अर्थ लिखने हैं। नेक्स्ट है निम्न के शब्दों के लिए एक सही शब्द का चयन करके लिखिए। पहला है रास्ता दिखाने वाला। तो रास्ता दिखाने वाला क्या होता है? मार्गदर्शक। क्या होता है? मार्गदर्शक होता है। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर आपका सी वाला करेक्ट हो जाएगा। क्या करेक्ट हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, मार्गदर्शक। नेक्स्ट है बहुत कम बोलने वाला। तो बहुत कम बोलने वाला वाचाल, अमितभाषी, मितभाषी, बहुभाषी। तो बहुत बोलने वाले को, बहुत कम बोलने वाले को कहते हैं मितभाषी। क्या कहते हैं? मितभाषी। बहुत कम बोलता है उसे मितभाषी, और जो अधिक बोलता है उसे वाचाल कहते हैं। तो यहाँ पर हो जाएगा मितभाषी, ऑप्शन नंबर सी। इसके बाद है निम्नलिखित में से किन्हीं दो वाक्यों को आपको शुद्ध करके लिखना है। यहाँ शुद्ध गाय का दूध मिलता है, तो यहाँ पर यहाँ पे ऐसा बनता है, यहाँ गाय का शुद्ध दूध मिलता है। ठीक है, यहाँ लिखा यहाँ शुद्ध गाय का दूध मिलता है। इसको अगर हम लोग सही करना चाहें तो सही क्या बनेगा? यहाँ गाय का शुद्ध दूध मिलता है। एक पुरुष और एक स्त्री जा रही हैं, तो एक पुरुष और स्त्री जा रही हैं, इसे लिख सकते हैं। प्रधानाचार्य जी ने हस्ताक्षर कर दिया। प्रधानाचार्य जी ने हस्ताक्षर किए। विष्णु के अनेकों नाम हैं। तो इनमें आपको क्या करना है? दो वाक्यों को शुद्ध करके लिखना है। इसके बाद आता है 12 क्वेश्चन। 12 क्वेश्चन में क्या कह रहा है? वीर रस अथवा करुण रस का लक्षण सहित उदाहरण लिखिए। मतलब वीर रस लिख सकते हैं, अथवा एक आपको परिभाषा लिखनी है, इसके मिलेंगे आपको 2 नंबर, वो भी उदाहरण के साथ। श्लेष अलंकार अथवा रूपक अलंकार की परिभाषा लिखते हुए एक उदाहरण लिखिए। चौपाई छंद अथवा दोहा छंद का लक्षण और एक उदाहरण लिखिए। और इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 13। अपने गांव अथवा शहर की बिजली समस्या हेतु उचित अधिकारी को एक पत्र लिखिए। क्या है? अपने गांव अथवा शहर की बिजली समस्या हेतु उचित अधिकारी को एक पत्र लिखिए। और 14 है और लास्ट है, निम्नलिखित विषयों में से किसी एक पर अपनी भाषा शैली में सार गर्भित निबंध लिखिए। पहला है छात्र अनुशासन, विज्ञान या अभिशाप, युग व वर्ग और बेरोजगारी, वर्तमान समाज में नए सशक्तिकरण का स्वरूप। देखो, बेरोजगारी पर 100% आएगा, क्योंकि इस समय भारत में अधिकतर ज़्यादा बेरोजगार लोग हैं, तो बेरोजगारी पर 100% आएगा टॉपिक। तो बेरोजगारी पर आप अच्छे से याद कर लीजिए, आपके बोर्ड के लिए सही रहेगा और हाफ ईयरली एग्जाम के लिए भी सही रहेगा। ठीक है, तो इस तरह आपका जो है क्लास 12 का हिंदी का हाफ ईयरली क्वेश्चन पेपर हो जाता है। अगर आपको थोड़ी सी वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को शेयर करना ना भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद बच्चों।